नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जावरा पूरी पृथ्वी पर एक ही जीव ऐसा है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपनी ओर खींच सकती है। वह है गौ माता। गौ रक्षा से धर्म रक्षा और धर्म रक्षा से राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र रक्षा से संस्कृति की रक्षा होगी। उक्त विचार श्री श्वेतांबर जैन वरिष्ठ महासंघ के अध्यक्ष अभय सुराणा ने अपना ध्येय वाक्य आओ कुछ नया करें के तहत 10 वर्षों में पहली बार जीव आहार योजना आरंभ करने के अवसर पर कही। सुराणा ने बताया कि इस योजना के तहत जावरा एवं आसपास की गौशाला में जाकर सर्दी के मौसम में 27 किलो गुड़ एवं चारे का आहार गौ माता को कराया जाएगा। चारे की व्यवस्था संस्था करेगी एवं गुड़ का नखर मात्र 1000 रखा गया है। इस योजना में सभी का अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज के लाभार्थी अनिल चोपड़ा, अभय चोपड़ा का स्वागत उपरवाड़ा के पूर्व सरपंच प्रकाश तांतेड़ एवं सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर जीव दया समिति के संयोजक अशोक लुंकट ने कहा कि बोधरा परिवार रतलाम एवं लुंकट परिवार द्वारा 5 रविवार को लाभ दिया गया। वहीं 2 रविवार का लाभ संस्था के ऊर्जावान सदस्य अशोक संघवी द्वारा लिया गया। संस्था के सदस्य सुरेश अकलेचा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर जीव आहार योजना का लाभ लिया। इनकी रही गरिमामयी उपस्थिति। नेमीचंद जैन, शांतिलाल जांगी, राजकुमार हरड़, संजय सुनाना, अशोक संघवी, अनिल चोपड़ा, अशोक लक्कड़, बाबूलाल धममानी सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस योजना की सर्वार्थ सराहना की गई। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 दिसंबर को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और विशेष व्याख्यान शामिल होंगे। संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी होगी। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक के कार्यक्रम शामिल होंगे। स्थापना दिवस क्या कहेंगे, क्या रूपरेखा उसकी रहेगी? ये बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हमारे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की स्थापना 22 दिसंबर 2016 को हुई थी और हम सब अपने उस स्थापना दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष में अभी तो परीक्षाएं चल रही हैं, संयोगवश परीक्षाएं इसी दौरान चल रही हैं। छात्र छात्राओं का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट परीक्षाओं में है और हम उन अपने विद्यार्थियों से भी यही आग्रह करेंगे कि खूब मेहनत से पढ़कर एग्ज़ाम दें। परंतु फिर भी ये एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा कह सकते हैं विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण तिथि है जिसका मनाया जाना विश्वविद्यालय के लिए समाचीन भी होता है। तो हम लोग उस दिन बड़ा कार्यक्रम करते हैं। जिस 22 दिसंबर को दिन रविवार पड़ रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है, तो किस तरह क्या इसमें कोई किसी को मुख्य अतिथि के रूप में? अब सामान्य रूप से कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में अभी नाम हमने तय नहीं किए हैं। 2 एक लोगों से बात की है, उनके नाम तय हो जाएंगे तो आपको जानकारी हम उपलब्ध करा देंगे। तो कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में रहता है और हम मान के चलते हैं कि 22 दिसंबर है, इसलिए अच्छा भी है परीक्षाओं के दौरान, क्योंकि उस दिन थोड़ा अवकाश रहता है, तो शायद बच्चे भी हमारे उपलब्ध हो जाएंगे और वो भी शरीक होंगे। फिर पुस्तकालय के संदर्भ बताना चाहेंगे कि ये शायद इस पूर्वांचल क्षेत्र का एक इतना बड़ा जो हमारा पुस्तकालय बन रहा है, वो अगर पूर्ण रूप में जब तैयार हो जाएगा, पूरे रूप में आ जाएगा और अपने सभी सज्जो सामान से जब सुसज्जित हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि वो मतलब एक कह सकते हैं बहुत देखने लायक लाइब्रेरी होगी। बहुत सुंदर और बहुत बड़े लाइब्रेरी बन रही है। अभी वो उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, करीब 5% काम बाकी है। और कब तक ये पूरा हो जाएगा? इस महीने के लास्ट में मान के चलना है कि हम जनवरी में, और विशेष रूप से जो थोड़ा खरमास का पीरियड आता है उसमें बीच में, तो 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे, तो हम लोग भी शायद उसमें प्रवेश करने की स्थिति में आ जाएंगे। पुस्तकालय खुलने से बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। देखिए, वास्तव में आपको बताएं कि हम पुस्तकालय की उस संकल्पना को लेकर नहीं चल रहे हैं, और जो हमने संकल्पना ली है शायद अगर उसको फलीभूत हो जाए तो वो बलिया विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं, इस परिक्षेत्र के लिए बहुत लाभप्रद होगा।
हमने उस पुस्तकालय के अंदर खाली अपने पढ़ाई से संबंधित विषयों को लेकर किताबें नहीं रखने वाले। हमने लाइब्रेरी देखा है शहर में, बहुत सारे घरों में आजकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया है। वो उसमें खाली ऐसा स्थान उपलब्ध कराते हैं जिसमें शांति से व्यवस्था रहती है, उनको कंप्यूटर वहाँ रहता है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो उनको कंप्यूटर की सुविधा वहाँ दे देते हैं। ऑनलाइन वाईफाई कनेक्टेड रहता है, पूरी चीज़ें इंटरनेट अवेलेबिलिटी है, वो सब चीज़ें वहाँ दे देते हैं और एक अच्छा प्लेस उपलब्ध करा देते हैं। वहाँ कुर्सियाँ और मेज़ और सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती। वो हम अपने विश्वविद्यालय में चाहते हैं कि वो बच्चे जो लाइब्रेरी में जाकर जगह जगह पर अपने घरों में जाकर वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, वो हमारे पास आएँ। और हमारे ही छात्र नहीं बल्कि शहर के भी, मैं उनको भी चाहूँगा कि कोई ना कोई एक आई कार्ड उनका बना दूँ और एक नॉमिनल फीस, मतलब केवल रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनको लेकर और यहाँ पर उनको अवसर दूँ। और वो जितनी भी कंपटीशन से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं बहुत यहाँ बलिया में देते हैं। बलिया के बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, मैं तो देखा शहर में जाकर, तो देखा कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और सब कोचिंग धड़ल्ले से चल रही हैं, सारे लाइब्रेरी फुल चल रही है। तो वो बच्चे हमारे पास आएँ, मैं उनको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पुस्तकें खुद उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि एक ऐसा उसमें सेल बना दें जिसमें केवल कॉम्पिटिटिव पुस्तकों को ही और उससे संबंधित मैगजीन हैं, जर्नल्स हैं या उससे संबंधित जो भी आज मटेरियल अवेलेबल है वो वहाँ अवेलेबल रहे और वहाँ बच्चे आके उसको पढ़ें और यहाँ की सुविधाओं का लाभ लें। तो उस दृष्टिकोण से हम लाइब्रेरी को डेवलप करना चाहते हैं। और जिस तरह बात की जाए, जनपद में लाइब्रेरी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से खुलती जा रहे हैं। बच्चे ये शिक्षा के क्षेत्र से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ते जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बच्चे ऑनलाइन जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, लाइब्रेरी में जाकर गेम डाउनलोड करना, मूवी देखना, कहीं ना कहीं अपने समय को बर्बाद भी करते हैं। तो इसमें ऐसे कंडीशन नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया। देखिए, यही बात तो मतलब जो हमारे मन की थी आपने कही। वास्तव में जब वो वहाँ पर लाइब्रेरी में जाते हैं तो दोनों प्रकार के काम करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर सब चीज़ें उपलब्ध हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। अब वहाँ पर उनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ परिसर में ये अच्छा रहेगा कि हमारे सीसी कैमरे के अंदर वो रहेंगे। पहली बात, वो कोई ऐसी साइट खोलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में कोई ना कोई वॉच करने वाला हमारा रहेगा। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि वो जब भी खोलेंगे साइट कोई भी, तो पढ़ने लिखने वाली ही साइट खोलने वाले हैं। कोई ऐसा साइट नहीं खोलेंगे जिसके कारण से जो है खराब बातें उसमें आएँ। तो ये तो यहाँ नियंत्रण का भी उपाय है, बल्कि वहाँ लाइब्रेरी में वो नियंत्रण नहीं है। तो मुझे लगता है गार्जियन ये चाहेगा कि वहाँ ही भेजें तो अच्छा है, वहाँ जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ नियंत्रित रूप से चीज़ों को उपलब्ध रहेंगी। लेकिन जिस सर बात की है सर, ऐसे में क्या अन्य जो भी लाइब्रेरी है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिस तरह कहीं बिना गाइडलाइन के, बिना गाइड के? देखिए, अब किसी को क्या है संदेश देना हो या उनको गाइडलाइन हम नहीं जारी कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक कह सकते हैं कि शिक्षक के नाते, मैं शिक्षक भी हूँ, तो एक शिक्षक के नाते हमारा यही सभी से निवेदन है, पहले विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो मेहनत लगन से पढ़ें, साथ में उनको पता है कि सही क्या है गलत क्या है। अब इस स्तर पर जब वो इंटरमीडिएट के बाद आगे बढ़ जाते हैं तो उनको शायद आसानी से समझ में आ जाता है कि गलत क्या है। तो उनसे मेरा उन बच्चों से निवेदन है कि उन बातों में अपने को अगर उलझाएंगे तो फंसते जाएंगे, इसलिए वो अपनी पढ़ाई को और अपने पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को ही अपलोड करें, देखें तो अच्छा रहेगा उनके लिए नहीं। और जो लाइब्रेरी चलाने वाले हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो बीच बीच में वहाँ एक चैम्बर बनाए रहते हैं सामान्य रूप से, और वो खोल देते हैं, केवल वहाँ खोलने वाला रहे। एक कभी कभी क्या है बीच बीच में अगर लगता है कि 4 घंटे लाइब्रेरी खुलती है तो अगर वो वहाँ उपलब्ध रहते हैं तो एक आध बार बीच में निरीक्षण भी कर लिया करें। वो जाएँ वहाँ देख लें कि बच्चे किस प्रकार से बैठे हैं, वहाँ आपस में बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से बैठ कर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी साइट नहीं खोले हुए हैं। तो शायद एक आध बार अगर वो 4 घंटे में एक आध बार भी विजिट कर लेंगे तो मन में बच्चों के एक भय रहेगा और वो सही तरीके से चले। अबेदुल्लागंज नगर में दाहोद डैम जल सप्लाई की मेन लाइन जल शुद्धिकरण के निकट नगर परिषद पेयजल की मेन पाइप लाइन के लीकेज होने पर हजारों लीटर बहकर बर्बाद हो रहा है पानी। एक और नगर परिषद जल ही जीवन का नारा देती है, वहीं नगर परिषद के जिम्मेदारों की लापरवाही से हो रही जल की बर्बादी। लेकिन जानकारी के बाद भी नगर परिषद आंखें बंद कर पानी की बर्बादी देख रहा है। नगरवासियों में नगर परिषद के इस रवैये से रोष है।
बलिया जिले में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग सहित अन्य कई मामलों की शिकायत मिलने पर जिला आबकारी अधिकारी विष्णु प्रसाद दुबे को हटाते हुए मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। ये कार्यवाही उप आबकारी आयुक्त क्रमिक एवं अधिष्ठान कुमार प्रभात चंद्र ने की है। इसके साथ ही अभी 2 आबकारी निरीक्षकों पर भी कार्यवाही की तलवार लटक रही है। उनके स्थान पर विजय कुमार शुक्ला को बलिया का आबकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार गुप्ता भाजपा नेता जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने बताया कि कोई भी अधिकारी व्यापारियों का शोषण करेगा तो चुपचाप नहीं रहेंगे। किसी के साथ अन्याय होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह बलिया से जिला आबकारी अधिकारी हटाए गए हैं। मैं अशोक कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन बलिया। सर, देखा गया कि जिस तरह आज हर समाचार पत्रों के माध्यम से ये जनपद में सूचना प्रकाशित हो रहा है, आपने एक शिकायत पत्र आबकारी विभाग के खिलाफ दिया था और कहीं ना कहीं इस पत्र का संज्ञान आज लेकर अधिकारी को क्या कहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है पूरे जनपद में व्यापारियों के लिए यह शासन ने संदेश दिया है यह कदम उठा करके कि हमेशा जो है असत्य पर जो है सत्य की जीत होती है। और एक तरह से आजकल बहुत अच्छा दीपावली का उत्सव व्यापारियों में है कि एक ऐसे व्यापारी को जिसने कोई उस तरह का गुनाह नहीं किया गया था, उसको माफिया और कई तरह के चीज़ों में बना करके उसको फर्जी रूप से जेल भेजा गया और उससे बहुत तरह से प्रताड़ित करने के बाद जिला आबकारी अधिकारी बलिया और उनकी गैंगस्टरों की टीम ने जिस तरह से उस व्यापारी को प्रताड़ित किया था, इसका हमने संज्ञान लेते हुए व्यापार मंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी और जो है शासन को जो है इस बारे में अवगत कराया था। और मैं आपके माध्यम से और जो है यह मैं संदेश देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल जी, आबकारी मंत्री जी के इस पहल को कि उन्होंने जो है व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए ऐसे मतलब राक्षस रूपी जो है जिला आबकारी अधिकारी का जो है यहाँ से स्थानांतरण किया और जो है व्यापारियों को यह संदेश दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इसके लिए व्यापारी समाज हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आबकारी मंत्री जी और जो है जिला प्रशासन का यह हमेशा जो है आभार करेगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए जनपद में ऐसे भी कई अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ों में लिप्त हैं, शोषण होता है। अभी आपने एक अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाया, तो क्या जनपद में ऐसे कई अधिकारी भ्रष्ट पड़े, उनके खिलाफ क्या? मैंने आपको बिल्कुल ही स्पष्ट संदेश दिया, जो संदेश शासन से मिला है, और मैं भी आपको जो है आश्वस्त करता हूँ कि जो व्यापारियों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और ऐसे जो है निरंकुश अधिकारियों पर हमेशा ही अंकुश लगेगा और शासन हमारे साथ है और हम जो है हमेशा आभारी हैं शासन के की और जिला प्रशासन के की व्यापारियों के लिए एक अच्छा माहौल उन्होंने दिया, जिससे कि भविष्य में न कोई भी व्यक्ति व्यवसायी बनने से पहले जो है यह जानेगा कि उत्तर प्रदेश में एक अच्छा माहौल है, जिससे हम अपना एक जो है व्यवसाय करके हम अपना यहाँ पर अपना जीवन जो है अच्छा कर सकते हैं और व्यवसाय को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं चितेश्वर जी का कहीं ना कहीं छवि खराब भी हुआ था, जेल भी जाने की नौबत आ गया था। कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी जांच हुआ तो उसमें सारे झूठे प्रशासन की इतनी बड़ी चूक हुआ नहीं। प्रशासन ने जो है अपने स्तर से जिला प्रशासन के ने हमेशा सहानुभूति के दृष्टिकोण से ही देखा है और जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय ने भी इसको सहानुभूति और सबसे बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पुलिस सहायक महानिदेशक एडीजी पीयूष मोडिया साहब का, जिन्होंने इसका व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर जो है संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरणों पर विशेष टीम लगा करके और जांच किया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। निर्दोष व्यापारी को जो है माफिया बताने वाले आज खुद माफिया के रूप में यहाँ से जो है प्रस्थान कर चुके। बलिया में राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यास कार्यालय पर मानवाधिकार दिवस पर बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें मानवाधिकारों के महत्व पर चर्चा और जागरूकता कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, समाज सेवकों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मानवाधिकारों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई और लोगों को मानवाधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यास कार्यालय बलिया के अधिकारियों ने कहा कि मानवाधिकार दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि लोगों को मानवाधिकार के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता,
जिला अध्यक्ष बबली मिश्रा, जिला सचिव दीपक यादव, जिला उपाध्यक्ष कुसुम पांडे, रामावती पांडे, सावित्री देवी, सोनू गुप्ता। जी, सोनू कुमार गुप्ता, बलिया राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यास के सदस्य। आज कैसा आप लोग के द्वारा केक काटा गया, क्या कुछ रहा और क्या कहेंगे पूरे बलिया वासियों के लिए, क्या शुभकामनाएं रहेगा? हम लोगों के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कि ये अधिकार दिलाना है, न्याय दिलाना है, अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ते हैं, न्याय दिलाते हैं, यही हमारा अधिकार है। आज मानव दिवस के शुभ अवसर पर पूरे बलिया वासियों को क्या संदेश रहेगा? हमारा यही संदेश है कि जो भी हमारे यहाँ आएगा उसको न्याय दिलाने की हम लोग कृपा करेंगे। कितना अच्छा लगता है जब किसी शोषण व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं न्याय दिलाते हैं? हम लोग को बहुत बहुत अच्छा लगता है न्याय दिलाने में, न्याय दिलाते ही रहते हैं। आज तक जितने लोग आए हैं यहाँ से न्याय मिलकर ही गया है, बिना न्याय कोई नहीं गया है। राकेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आप लोग कैसा केक काट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, आखिर आज क्या है सर? आज हम लोग पूरे देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जो कि मानव अधिकार के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जो कि 1950 में ये लागू किया गया। पूरे सरकारी संगठन हो, प्राइवेट गैर सरकारी संगठन हो, जो कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के लिए हर अपने कार्यालय पर लोग मनाएंगे। तो क्या रहा आज, जिस तरह आज अपने कार्यालय से आप लोग राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यास के तरफ से आज केक काटकर आप लोग दिवस मनाए, क्या कहेंगे महिलाओं के उत्थान के लिए सर? देखिए, मानव है, महिला हो या पुरुष हो, मानव की जहाँ भी हनन हो रही है, मानव का जहाँ भी शोषण किया जा रहा है, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अधिकार दिलाने के लिए हम लोग ये संगठन हमारा कार्य कर रही है पूरे देश में। अब तक जिस तरह बात की जाए, जनपद में कई ऐसे मामले हैं, कहीं लोग लिप्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं शोषित है, वंचित है, सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं, न्याय के लिए उधर उधर भटक रहे हैं। जो भी उस पर आपकी जो राष्ट्रीय जो भी अधिकार है, किस तरह आप लोग उनके साथ, जो भी हमारे यहाँ आए हैं उनके अधिकार का हनन हुआ है, उसको न्याय और अधिकार दिलाया गया है। यदि किसी व्यक्ति किसी मामले से पीड़ित है तो कैसे आपसे संपर्क करेगा, कहाँ आपसे मुलाकात? ये हमारा ऑफिस है, ये हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी रूम भी है और ऑफिस भी हैं, ठीक है। और यहाँ आएंगे लोग, उसके पूरी समस्या का निवारण किया जाएगा सुचारू रूप से, जो भी उसका हक है उसको दिलाया जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार न्यास के अब तक लोग कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और आज कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल है? आज हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला सचिव जी हैं और उपाध्यक्ष भी लोग हैं, जो भी पदाधिकारी यहाँ जुड़े हैं वो हैं। क्या कहेंगे आज मानव अधिकार दिवस के शुभ अवसर पर सर पूरे बलिया वासियों के लिए? पूरे बलियावासियों और देशवासियों के लिए ये कहेंगे कि जहाँ भी अधिकार का हनन होगा और हमको जानकारी होगा, हमारे यहाँ आएंगे लोग, उसका अधिकार के लिए पूर्ण प्रयास किया जाएगा और हमारा संगठन उसको अधिकार दिलाकर रहेगा। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।